मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हैं और सभी अच्छे से पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस पार्ट्स और चैप्टर 1 और 2 भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक हैं। पीछे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या भारत में जो चुनाव होते हैं क्या वो वाकई में लोकतांत्रिक हैं चुनाव, क्या उन्हें कहा जा सकता है कि वो लोकतांत्रिक है। तो अब यहाँ पे स्पैरा में बताया गया स्टैंजा में कि चुनावों में जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, और ये सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत देखी और पढ़ी भी होंगी। अखबारों में, टीवी चैनलों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती रहती है और आरोप लगाए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा एक दूसरे पे। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है और यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरह की गड़बड़ियाँ अक्सर होती हैं जो देखने को हमें मिलती हैं। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की गड़बड़ी। तो अब पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि मतदाता सूची में क्या होता है कि असली नाम को हटा करके फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दी जा सके, या फिर किसी जो ऐसे व्यक्ति या तो जो उस जगह को छोड़ चुके हैं या फिर वहाँ से दूसरी जगह पर जा चुके हैं, दूसरे देश में जा चुके हैं, या फिर वो लोग मर चुके हैं, तो उनके भी नाम उसमें लिस्ट में होते हैं और उनके नामों की जगह किसी और के भी नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं जो नामों की हेराफेरी के चलते की जाती है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की बहुत सारी गड़बड़ियों की देखने को मिलता है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। अब जो लोग ज़्यादा संसाधन वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो लोग पैसे बहुत खर्च कर सकते हैं चुनावों में जीतने के लिए या फिर किसी भी लिए तो अब कोशिश तो सब लोग जीतने की करते हैं। अब वो आगे वो बात की बात होती है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन यहाँ पे बात मेनली जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ की जाती है उसके द्वारा बताया गया है कि जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। तो इस तरह की कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। मतदान के दिन चुनावी धांधली होती है, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करवाना, ये सब चीज़ें होती हैं कि मतदाताओं को डरा धमका करके उनको अपनी पार्टी के पक्ष में या दूसरी पार्टी के विरोध में वोट डलवाए जाते हैं। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। मतलब गड़बड़ियाँ होती है, पर मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है कि जो चुनाव का मेन जो मोटिव है, उद्देश्य है, पूरी तरह से वो ही ख़त्म हो जाए। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या अगर इस बात को हम मान भी लें तो क्या ये हो सकता है कि केवल धांधली और गड़बड़ी करके ही कोई पार्टी पूरी तरह से चुनाव जीत सकती है बिना जन समर्थन के? मतलब उसे जनता का बिल्कुल समर्थन ही नहीं है और धांधली करके ही जीती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है, मतलब वो किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं? क्या जो लोग चुनाव करवा रहे हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की, क्या वो सरकारी लोग हैं या फिर सरकार से बिल्कुल ही अलग हैं, या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है?
क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। तो जो चुनाव आयोग होता है वो बहुत शक्तिशाली होती है, जो चुनावों को पूरा नियंत्रण रखती है। और उस चुनाव आयोग की शक्तियाँ न्यायपालिका की शक्तियों के समान ही होती है। मतलब जितनी न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है, आज़ादी प्राप्त है, उतनी ही चुनाव आयोग को भी है। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, और जब एक बार नियुक्ति हो जाती है चुनाव आयुक्त की, तो वो किसी भी सरकार के या जो उन्हें चुनता है राष्ट्रपति, उनके लिए भी किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है जो वो काम कर रहे हैं तो उस चीज़ का जवाब वो सरकार को या प्रेसिडेंट को देंगे। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव ही होता है। अब एक बार चुने जाने के बाद अगर जो पार्टी गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी है, उसको या सरकार को किसी भी मतलब चुनाव आयोग अगर नहीं भी पसंद आ रहे हैं, मुख्य चुनाव निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, फिर भी उनको हटा पाना मतलब समझ लो कि वो इम्पॉसिबल ही है, वो हटाए नहीं जा सकते हैं। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे, और दुनिया के किसी भी चुनाव आयोग को इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जितने कि भारत में अधिकार प्राप्त हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। और यूँ समझ लीजिए कि चुनावों की सूचना जारी हो गई, उससे लेकर के नतीजे निकल कर के आ गए चुनाव की कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी हारी है, पूरी जितनी भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है इलेक्शंस का, हर एक पहलू पर जो निर्णय दिया जाता है वो चुनाव आयोग का ही होता है, और हर पहलू पे वो नज़र भी रखते हैं। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, और जो भी एक अच्छी आदर्श चुनाव संहिता होनी चाहिए वो भी चुनाव आयोग द्वारा ही लागू करवाई जाती है, और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को या फिर पार्टियों को सज़ा भी वही देते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने के आदेश भी दे सकती है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। अब चुनाव आयोग चुनाव जो इलेक्शंस जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके दौरान वो सरकार को आदेश भी दे सकती है जो उसको उचित लगते हैं। चुनाव आयोग को उस आदेश में कुछ भी शामिल हो सकता है। सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करने वाला या जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र, कुछ भी शामिल उसमें हो सकते हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन में काम करता है, और जो चुनाव की ड्यूटी होती है उस समय जो अधिकारी उस समय तैनात किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं, वो चुनाव आयोग के अंडर में रहते हुए काम करते हैं, और उनकी ड्यूटी चुनाव आयोग के द्वारा ही लगाई जाती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अब मतलब अब ये कॉमन सी बातें हो गई हैं कि चुनाव आयोग सरकार को उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगा सकती है। अब इसमें कुछ भी ऐसी नई बात नहीं है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग को ऐसा विश्वास होता है कि किसी भी मतदान केंद्र पर या फिर उस पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो वो वहाँ पे दोबारा चुनाव के आदेश भी दे सकते हैं, वहाँ दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये अधिकार भी चुनाव आयोग का ही होता है। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने ही होते हैं। अब जो लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग से परेशानी भी होने लग जाती है, उसके फैसलों से, उसके डिसीजंस अच्छे नहीं लगते हैं, तो
लेकिन फिर भी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उनको चुनाव आयोग की बातें माननी ही होती हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। और ये संभव किस लिए हो पाया? क्योंकि जो चुनाव आयोग होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। अगर चुनाव आयोग भी किसी के कंट्रोल में होता तो हो सकता है फिर वो अपनी मनमानी नहीं कर पाता, जो उसके ऊपर होते तो वो उस पर भी दबाव बना सकते थे। पर वो एक स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है जवाब देने के लिए, तो वो चुनाव आयोग जो सही होता है वही कर सकता है और वो सरकार को भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ते हैं। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया गया। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। कुछ मतलब ऐसे ही क्लिप्स हैं वीडियोस की या फिर न्यूज़पेपर्स की, कुछ कटिंग्स हैं यहाँ पे दी हुई है जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर काम किया है। ज़रूरी कि किस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, कहाँ पर। चुनाव में लोगों की भागीदारी। अब इसमें बताया जाएगा कि चुनाव में आम जनता की कितनी भागीदारी होती है। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अब चुनाव आयोग की जो काम कर रहा है वो कितना ठीक है और कितना नहीं, ये इस बात से भी देखा जा सकता है कि लोग चुनावों में कितनी उत्साह से, कितनी एक्साइटमेंट के साथ वो भाग ले रहे हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना भी नहीं चाहेंगे। अब देखिए बच्चों, ये जेन्युइन सी बात है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होगा, वो भी पार्शियलिटी करेगा कि ये पार्टी मतलब वो भी अपनी मनमानी अगर करने लगे तो क्या आम जनता वाकई में वोट देने जाएगी? क्या वो एक मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाएगा आम जनता का चुनावी प्रक्रिया में, किसी भी काम में, गवर्नमेंट के चुनने में, किसी भी पार्टी को वोट देने में? तो क्या होगा? उदासीन जनता होगी और सोचेगी भाई कोई भी आ जाए हमारी तरफ से, हमें क्या करना, बस वोट डाल दो, या फिर वोट नहीं भी डालें। भाई जनता को तो प्रेशर नहीं किया जा सकता कि डालना है तो डालना ही है, भाई सज़ा दी जाएगी अगर नहीं डालो तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें दिखाती हैं कि चुनाव जो आयोग होता है कि अगर वो निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होता तो क्या आम जनता इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाती? नहीं कर पाती। अब अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। तो अब यहाँ पे कुछ ये ग्राफ दिया हुआ है। भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। भारत और ब्रिटेन का यहाँ पे इलेक्शंस का कुछ परसेंटेज निकाली गई है। पिंक वाला पोर्शन ब्रिटेन का है और ब्लू वाला पोर्शन इंडिया का है। तो अब देखते हैं 1991 से यहाँ पे दिया हुआ है, 2015 का यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है। तो देखिए आप 1991 में 56 था रेशियो इंडिया का और ब्रिटेन का था 78, जो अब 2015 में जाकर के देखिए बीच में बहुत डाउन भी हुआ है उसका, और इंडिया का ग्राफ ऊपर ही बढ़ा है। 56 से 58 हुआ, फिर 62 हुआ, फिर 60 बीच में कम हुआ था थोड़ा, फिर उसके बाद 66 हुआ, यानी कि ब्रिटेन के बराबर है अभी 2015 का जो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो अब चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि यूरोप में और उत्तरी अमेरिका वाले जो देश हैं लोकतांत्रिक देशों में पिछले सालों के कंपैरिजन में मतदान का जो रेशियो है वो डाउन हुआ है। भारत में डाउन नहीं हुआ है, या तो उतना ही रहा है या फिर बढ़ा है, पर डाउन नहीं हुआ है।
यानी कि लोगों की भागीदारी चुनावों में बढ़ी है। अब सेकंड जो इसमें ग्राफ दिया हुआ है उसको भी देखते हैं। भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रक्रिया प्रतिशत की तुलना। येलो वाला इंडिया का है और ब्लू वाला अमेरिका का है। अब देखिए इसमें भी देखते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि 56, 58, 60, 61 इंडिया में बढ़ा ही है रेशियो थोड़ा, और अमेरिका में कम होता गया है। ऊंची, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सब इसमें, और बल्कि सबसे ज़्यादा जो रेशियो इसमें दिखाया गया है 61 वो अनुसूचित जनजातियों का दिखाया हुआ है। तो यानी कि भारत में लोगों का जो चुनाव के प्रति रुझान है, एक्टिवनेस है, वो बढ़ी है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम में लोकतंत्रों में स्थित इससे उलट है, और पश्चिम में वेस्टर्न जो एरियाज़ हैं, उत्तरी अमेरिका वगैरह, वहाँ पे यहाँ से बिल्कुल अपोजिट है काउंटिंग। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। सॉरी। अब इसका थर्ड हम देखते हैं ग्राफ। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का बहुत महत्व है। तो अब भारत में जो आम जनता है वो चुनावों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि वो किसी भी अच्छी सरकार के ज़रिए अपनी जो नीतियाँ हैं, कानून हैं, वो बनवा सकते हैं। तो अब जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर जनता को पूरा अधिकार होता है कि अगर कोई प्रतिनिधि जो उन्होंने चुना है वो उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है समाज के या देश की भलाई के लिए, तो अगले चुनावों में उनको बदला भी जा सकता है, बदल सकती है, जनता के हाथ में शक्ति होती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बताई गई है कि आम जनता अपने नीतियों कार्यक्रमों के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि जो देश का संचालन है उसमें उनके वोट का बहुत ज़्यादा भागीदारी है, बहुत इम्पोर्टेंस है उनके एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, और ये बात सही भी है। तो अब यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, पाई चार्ट दिया हुआ है, पर्पल वाला पोर्शन दिया हुआ है, फ़र्क पड़ता है 67% लोग सोचते हैं कि फ़र्क पड़ता है उनके वोट से भारत के संचालन में, देश के शासन संचालन में। 18% लोग सोचते हैं जो पर्पल कलर दिया हुआ है फ़र्क नहीं पड़ता, और 15% लोगों को पता ही नहीं। तो इसमें भी रेशियो जो पर्पल वाला है वो सबसे ज़्यादा है, 67% का, जो लोग सोचते हैं कि फ़र्क पड़ता है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी भी की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। प्रत्येक साथ मतलब कोई भी आधे से ज़्यादा लोग, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को किसी न किसी दल से कनेक्टेड बताया है, और उनकी भागीदारी बढ़ी है टाइम के साथ साथ। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, और इसमें एक रेशियो बताया गया है कि अगर रेशियो लगाया जाए तो हर 7 व्यक्ति में से एक व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का सदस्य ज़रूर होगा। यहाँ पे भी इसी तरह से ग्राफ दिखाया गया है जो कि बढ़ रहा है 2004 तक। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की आखिरी पैमाना उनके नतीजे ही हैं। अब नतीजे जो होते हैं इलेक्शंस के, वो ही दिखाते हैं कि चुनाव कितने निष्पक्ष और स्वतंत्र हुए हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं होंगे तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाएंगे। अगर ये मान लीजिए कि आप मान लो कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, अगर हर बार ऐसा ही हो कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ना हो, तो हर बार जो भी फैसले लिए जाएंगे वो ताकतवर पार्टी के पक्ष में ही होंगे। मतलब ताकतवर जमात जो होगी, लोग जो होंगे,
उन्हीं के पक्ष में सारी चीज़ें जाएंगी। मतलब जो आम जनता है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, निरक्षर हैं, फिर तो वो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। उनके पक्ष में चीज़ें कुछ होंगी ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा अच्छा। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में तो जो शासक जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, वो कभी हारेगी ही नहीं। फिर तो वो हमेशा जीतती रहेगी, चेंज ही नहीं होगी गवर्नमेंट। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में से शासक पार्टियां हारी हैं। और मतलब अभी ये इसमें यहाँ पे रेशियो बताया गया है कि भारत में तो बल्कि ऐसा है ही नहीं। बहुत मतलब जो पार्टी एक बार रूलिंग पार्टी हो गई है तो अगली बार वो हारी है। और जबकि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा वही पार्टी जीतती। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निर्वर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार ही जाते हैं। मतलब जो जीतते हैं वो अगले चुनावों में फिर हार ही जाते हैं। और अगर वो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, वो खुद को हारने ही नहीं देंगे, वो जितवा ही लेंगे खुद को। तो अब ये इस चीज़ का प्रूफ करता है कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। मतलब ऐसा नहीं है जो लोग बहुत रुपए खर्च करते हैं वो लोग भी चुनाव हार जाते हैं। जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं वो भी, ऐसा नहीं है, वो तो किसी भी तरह से चुनाव जीत ही सकते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं, वो भी हार जाते हैं। ये अब बहुत आम बात हो चुकी है भारत में, ऐसा इसमें दिया हुआ है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। और कुछ पॉइंट्स अगर छोड़ दें तो जो अक्सर हारी हुई जो पार्टी होती है वो भी जो नतीजे घोषित होते हैं उनको जनता का आदेश मान करके वो स्वीकार कर लेती है कि भाई जनता यही चाहती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू नहीं होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हो, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? अब देखिए यहाँ पे कुछ कार्टून इमेजेस दी हुई हैं, उसको देखते हैं। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे नेताजी कुछ बोल रहे हैं, आप लोग देखिए, समझिए इसे। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। मतलब हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भाई ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और तो ही कोई ना कोई गलत तरीका अपना के चुनाव जीत ही जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ इमेज दी हुई है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अब इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है बच्चों जिसको मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं या फिर जो पावरफुल कुछ लोग होते हैं वो अपनी पृष्ठभूमि के भरोसे मतलब टिकट पा ही लेते हैं पार्टी की।
अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। मतलब आम जनता अगर सोचे कि भाई वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, तो क्या इसमें बताया गया कि क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम जनता के हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं और वो चुनाव जीती जाए खड़े होकर के। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं, और जो लोग ऐसी पावरफुल पृष्ठभूमि वाले होते हैं, वो जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके मोस्टली टिकट्स हासिल कर ही लेती हैं। और जो छोटे दल होते हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं, यानी कि किसी भी दल के उम्मीदवार नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से पार्टी से खड़े होते हैं, तो उनको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना उठाना पड़ता है। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि केवल ये भारत में है, दूसरे कंट्रीज़ में कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं के मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रहती है। और जो कुछ भी चुनाव प्रणाली में जो भी परेशानी होती है, जो भी मतलब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, तो जो लोग आस्था रखते हैं लोकतंत्र में उनके लिए गहरी सोच का विषय है, और वो बदलावों की मांग को करते रहते हैं। जो नागरिकों की तरफ से, जो सामाजिक सोशल वर्कर होते हैं, उनकी तरफ से इसमें बदलावों की मांग होती रहती है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? अब यहाँ पे कुछ चुनावी धांधली, निर्वाचन क्षेत्र आचार संहिता, ये क्या होते हैं, यहाँ पे इनके कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। चुनावी धांधली होती है चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना। मतलब कुछ लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों के खुद ही वोट डाल देते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना, और एक ही व्यक्ति बहुत सारे लोगों के वोट डाल देता है अलग अलग नाम से। ये होती है चुनावी धांधली। किसी भी तरह से मतलब अपनी पार्टी को जिताना, कुछ भी गलत सही काम करके। और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में काम करवाने जैसी बातें शामिल होती हैं। और जो मतदान अधिकारी होते हैं उनको डरा धमका करके यानी रुपए दे करके जो भी अपने फेवर में जो बातें होती हैं वो करवा ली जाती हैं, तो वो चुनावी धांधली होती है। ये सब सारी चीज़ें। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जहाँ पूरे एरिया का एक प्रतिनिधि खड़ा होता है। प्रतिनिधि तो बहुत सारे खड़े होते हैं पर जीतता एक है। आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश, वो होती है आचार संहिता। तो यहाँ पे आज हमने अपना चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। और कौन कौन चाहता है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को अच्छे से डिटेल में करवाऊँ, तो प्लीज़ अपने जो भी विचार हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं हर एक कमेंट का आंसर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए। अच्छा लगता है, एनर्जी भी मुझे एक बूस्टर काम करता है। आप एक लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। सो थैंक यू बच्चों।